नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको ऑनलाइन टीचिंग करवाई जा रही है हमारे द्वारा। अब तक हमने एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति के टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमने भारत के संविधान की प्रकृति पढ़ी। उसके बाद हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, भारत का राष्ट्रपति और भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कार्य करता है, इसका गठन कैसे होता है, क्या भारत में 1950 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आया या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस पूरे वीडियो को कि किस प्रकार से भारत में एक इतिहास के रूप में पहले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आए और उसके बाद वर्तमान का जो आप न्यायिक ढांचा देख रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हो, उसका अस्तित्व देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं आज, जी हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। न्याय की एक कगार में हम जहां गुहार करते हैं न्यायालय, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय एक यूनिक शब्द जो भारत में महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके द्वारा भारत में न्याय की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला या कड़ी चलाई जाती है, लोगों को न्याय दिया जाता है। उस संस्था के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं उच्चतम न्यायालय क्या है। क्या भारत में आज से पहले, वर्तमान से पहले, जो 26 जनवरी 1950 से पहले क्या भारत में न्यायिक व्यवस्था थी तो उसका स्वरूप कैसा था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम भारत का उच्च न्यायालय। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय पढ़ने से पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसका भाग, अनुच्छेद, अध्याय कौन से हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसका इतिहास देखेंगे कि अतीत में क्या क्या संस्थाएं थी उच्चतम न्यायालय के स्थान पर और वर्तमान में यह स्वरूप कैसे आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी मेन हेडिंग रहेगी आज भारत का उच्चतम, भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, हमने राष्ट्रपति की कड़ी में जब पहली क्लास ली थी तो मैंने उसमें आपको पूरा का पूरा संघीय सरकार के बारे में बताया था। तो भारत का उच्चतम न्यायालय संघीय सरकार का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5, अध्याय नंबर 4 और अनुच्छेद संख्या 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 तक हमें उच्चतम न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसके उल्लेख के बारे में वर्णन करेंगे। पहला आता है, इसका उल्लेख संविधान में कहाँ है। संविधान में हमें उल्लेख देखना है तो संविधान के संविधान के भाग 5 में, उसके बाद इसका भाग 5 का अध्याय संख्या 4, अध्याय 4 में वह अनुच्छेद जानना है आपको विद्यार्थियों। तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147, 147 तक हमारे संविधान के अंदर हम सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। भाग संख्या 5 में है। संविधान के लिए कौन सा अध्याय है? अध्याय 4 और अनुच्छेद 124 से लगाकर 147, 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 तक हम भारत के उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। उससे पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक पालिका क्या होती है? एकीकृत न्यायिक पालिका का मतलब होता है कि इसके सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होगा,
एक न्यायालय होगा, उसके अधीन राज्यों के न्यायालय होंगे, जैसे भारत में उच्च न्यायालय, और उसके बाद राज्यों के न्यायालयों के अधीन जिलों के और तहसीलों के न्यायालय, ब्लॉक स्तर के न्यायालय होंगे, जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इस प्रकार से भारत में कौन किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। ये एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है? एकीकृत न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं एकीकृत न्यायपालिका। इसमें सबसे ऊपर होता है आपके सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, यानी जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ये होता है आपके केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर होगा आपके सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके अधीन आएंगे, इसके अधीन कौन आएंगे? राज्यों के उच्च न्यायालय। तो फिर आपको देखना है उच्च न्यायालय, और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। तो आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के अधीन आते हैं आपके जितने भी जिले, ब्लॉक, तहसील है, उनमें जो न्यायालय होते हैं अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आते। इस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अधीन वापस अधीनस्थ न्यायालय आ जाते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था आपस में एक दूसरे के साथ, कड़ी के साथ जुड़ी हुई होती है। इसीलिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहा जाता है। ये आपको विशेषता ध्यान रखनी है कि सवाल आता है कि भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका पाई जाती है, तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। इसके अधीन आएंगे आपके अधीनस्थ न्यायालय। अब इनका स्तर भी पूछ ले, पता होना चाहिए। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर ये आपके होंगे राज्य स्तर पर। और वर्तमान में अपने भारत के अंदर कितने हैं? तो आप देखेंगे भारत में 25 उच्च न्यायालय पाए जाते। कितने हैं उच्च न्यायालय? 25 उच्च न्यायालय भारत में पाए जाते। उसके बाद जिला स्तर पर, जिला और ब्लॉक स्तर पर आपके पाए जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत न्यायपालिका, जिसमें हर न्यायालय एक दूसरे न्यायालय के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब अगली बात हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास, कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, उसका न्यायाधीश कौन था, और उसके बाद उच्च न्यायालय इनका गठन भी हुआ। जैसे सबसे पहले भारत के अंदर आप देखेंगे 26 मार्च 1974 के अंदर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिज इम्पे था। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिज इम्पे। और हीरालाल जेकानिया वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम इसके अतीत में जाएंगे। अतीत में क्या देखेंगे? पहली बात देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना आप देखते हैं कहाँ कब की गई? 26 मार्च 1774। सॉरी विद्यार्थियों, ये आपको 1900 नहीं करना है, बल्कि 1774 में कहां पर किया गया? कलकत्ता के अंदर। कौन सा कलकत्ता? जो अपने
वेस्ट बंगाल की वर्तमान में राजधानी देखने को मिलती है। कलकत्ता में भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप देखेंगे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये कौन थे आपके? तो इनका नाम था एलिज इम्पे। एलिज इम्पे। अब ये काम कैसे करता था कि भारत के अंदर जो भी विवाद हो रहा है कंपनी का और सरकार का, उन विवादों की जांच करने के लिए आप इस सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। और अगर इस न्यायालय के निर्णय से आप खुश नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो? प्रिवी काउंसिल, जो अंग्रेजों की इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल है, वहां पर आप अपील कर सकते हो। लेकिन भारत में जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके निर्णय के खिलाफ हम कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं, भारत में एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 के अंदर करी गई थी। कब करी गई थी? 1937 के अंदर 1 अक्टूबर 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई। तो अगली बात हम देखते हैं, नंबर दूसरी बात, भारत में संघीय न्यायालय। तो भारत में संघीय न्यायालय, जिसको हम फेडरल कोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो भारत में संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। कब की जाती है? स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। और किसके तहत होती है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। तो कौन से अधिनियम के तहत भारत में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की मांग की गई थी या उसकी स्थापना की घोषणा करी गई थी? वो था आपके 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना करी गई। और इसी फेडरल कोर्ट के स्थान पर हमारे वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व आता है, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में किया गया। यानी पहला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थापित होता है? तो दिल्ली स्थित संसद के प्रिंसेस चैम्बर में। कौन सा? प्रिंसेस चैम्बर में इसकी स्थापना करी जाती है। तो ये आपके संघीय न्यायालय। अब आता है संघीय न्यायालय के स्थान पर भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, इस संघीय न्यायालय के स्थान पर भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी वह कौन से न्यायालय के स्थान के आधार पर करी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में जो आपके संघीय न्यायालय है ना, जो 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना करी जाती है, उसी संघीय न्यायालय के आधार पर किसकी स्थापना होती है? भारत के उच्चतम न्यायालय की। तो विद्यार्थियों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि भारत में उच्चतम न्यायालय से पहले कौन सा न्यायालय स्थापित था? तो संघीय न्यायालय था। 1 अक्टूबर 1937 को उसकी स्थापना करी गई थी। अब हम आगे देखते हैं कि इसका गठन कब होता है, इसकी स्थापना कब होती है। अब हम भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अब चर्चा करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अगला हमारा बिंदु रहेगा
उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। तो हमें दो बातें अलग अलग देखनी है। स्थापना और गठन का मतलब होता है कहाँ इसका उद्घाटन होता है, कौन सी तारीख को प्रभावी होता है, और कहाँ सारी इसके प्रोसेस, कितने न्यायाधीश होते हैं, वो सारी की सारी बातें हमें इसके अंदर देखनी है। अब पहली बात तो हमें इसमें जाननी है कि इसकी स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो जाता है, उसी के साथ भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना मानी जाती है। लेकिन इसका उद्घाटन कब होता है, तो मेन उद्घाटन से ही तो कार्य शुरू होगा। तो भारत में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हमारे यहाँ पर 28 जनवरी सन 1950 को दिल्ली स्थित संसद भवन के संसद के अंदर प्रिंसेस भवन में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन होता है। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है। इसका हम देखते उद्घाटन। नंबर फर्स्ट हम क्या देखेंगे, अब इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें हमें जाननी है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, इसका उद्घाटन। उद्घाटन कब होता है, तो आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन होता कहां पर है। अगली बात आएगी दिल्ली स्थित संसद के प्रिंसेस भवन में। ठीक है, ये हमने इसका उद्घाटन या इसकी स्थापना कर ली। अब स्थापना जब हुई तब उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, तो हीरालाल जे कानिया। किसको बनाया गया, हीरालाल जे कानिया को भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब बात आती है इसका गठन होता है, तो गठन के समय क्या प्रावधान होता है, कितने न्यायाधीश होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो जब गठन होता है पहली बार, ठीक है, गठन, तो गठन में हम देखते हैं प्रारंभ में न्यायाधीश। तो प्रारंभ में हम न्यायाधीशों की बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 न्यायाधीश थे। कितने थे, 8 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश थे अपने प्रारंभ में, जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश थे। अब इन 8 में क्या होगा, इसको दो भागों में, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से हमारे भारत के अंदर जब पहली बार सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो 8 कुल न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया होते हैं और उसके बाद 7 अन्य न्यायाधीश। अब बात आती है कि इन न्यायाधीशों की संख्या क्या वर्तमान में भी 8 है। सवाल मन में उठता है कि क्या वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 8 है? जी नहीं, संसद समय समय पर कानून निर्माण करके न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करने की शक्ति कौन सी संस्था के पास है। क्या न्यायालय स्वयं से अपनी संख्या में वृद्धि करता है? जी नहीं विद्यार्थियों, न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्याओं में वृद्धि या घटाना या बढ़ाना ये काम संसद का होता है। तो संसद समय समय पर, जैसे संसद को आवश्यकता होती है, जैसे न्यायालय का कार्यभार बढ़ता है, उसी आधार पर संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्याओं में बढ़ोतरी करती है। वर्तमान 2026 में फरवरी के आसपास न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है। जो 8 थी वर्तमान में 38 सदस्य संख्या हो गई। तो सवाल आता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? कुल पूछे तो 38, मुख्य न्यायाधीश के अलावा पूछे तो 37। ये आंकड़ा आपको विशेष
ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों 1% भी इसमें गलती ना करे। तो न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कौन कर सकता है? आप देखें, न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन संसद के द्वारा समय समय पर विधि के माध्यम से किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों की संख्या में घटोतरी या बढ़ोतरी, परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि भारत के अंदर एक निकाय है, संस्था, जिसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। उस व्यवस्थापिका संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर कानून के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। संसद अपनी मर्जी से नहीं करेगी, वह कानून में, संसद में एक प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव को पास करके ही न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट आएगा कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी। मैंने अभी आपको बताया कि भारत के अंदर 2026 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 37 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो देखते हैं वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं। तो आप देखेंगे 2026 में संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है। अब कितनी है? 38 संख्या है। तो 38 में क्या होगा, विशेष ध्यान दें, इसमें आपको ये विशेष ध्यान देने की बात है। वर्तमान में 38 है, तो इसमें आप देखेंगे एक चीफ जस्टिस और 37 आप देखेंगे, 37 है अपने जस्टिस। इस प्रकार से आपको ये आंकड़ा भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने कर दिया न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में मैंने आपको प्रावधान बता दिए। अब आता है कि भारत के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उस प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो आप सबसे पहले हम करेंगे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके अंदर, उच्चतम न्यायालय में। तो अगला आता है आपके नेक्स्ट हेडिंग है अपनी न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? भारत के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अब नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, क्या प्रोसेस है पूरी नियुक्ति की, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं जो मोहर होती है, जिसे हम मुद्रा कहते हैं, जिसे हम स्टाम्प कहते हैं, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी वारंट जारी करके न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो और नियुक्ति कैसे करेगा, इसकी अनुशंसा कौन करेगा? तो नियुक्ति की अनुशंसा भारत के, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो वह तो होगा वरिष्ठता के आधार पर। जो भी न्यायाधीश
उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ है उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाएगी। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो इसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पूरा कोरम बैठेगा। उस कोरम के द्वारा केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय को या कानून मंत्रालय को सिफारिश के साथ भेजे जाएंगे कि हमें उच्चतम न्यायालय में निम्न न्यायाधीशों को नियुक्त करना है। कानून मंत्रालय, केंद्र सरकार उसकी जांच करके अभिशंसा करके राष्ट्रपति को कहेगी और राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नियुक्ति प्रदान कर देगा। अब बात आती है, सीधा सवाल है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये व्यक्ति ध्यान रखना है, भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अंदर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। विद्यार्थियों विशेष ध्यान दें, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं करता, बल्कि नियुक्ति करता कौन है, वह है भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित एक अधिपत्र जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वारंट जारी करके उनको नियुक्ति देता है। तो पहली बात ध्यान रखें, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर व मुद्रा सहित हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र या जिसको हम कहते हैं वारंट, अधिपत्र या वारंट जारी करके की जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, नियुक्तिकर्ता कौन है, भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट जारी करके करता है। अब आता है इनकी सिफारिश कौन करता है। तो पहली बात, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, वरिष्ठता के आधार पर। देन अगली बात आती है अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो आप देखेंगे इनकी नियुक्ति के लिए एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, अन्य नहीं कहेंगे हम इनको, वरिष्ठ कहेंगे, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करते हैं, नामों को सिफारिश के साथ कहां भेजते हैं, नामों को सिफारिश के साथ ये भेजते हैं आपके केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में भी कौन सा मंत्रालय, केंद्र सरकार में भी आप देखोगे कानून मंत्रालय। ये क्या करता है, इसकी जांच करता है कि क्या ये वास्तव में पारंगत है, क्या ये सही व्यक्ति है जिनको न्यायाधीश बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद ये कुछ नामों को या तो सभी को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश दे देता है या फिर कुछ नामों के सदस्यों को न्यायाधीश बनाने की राष्ट्रपति के पास अनुशंसा भेजता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनकी अनुशंसा किसके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को ये भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को अनुशंसा। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके विभिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता। अब हमने
यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कही है। अब हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के बाद अब इनका कार्यकाल कितना होता है, तो बात करते हैं इनके कार्यकाल की। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके कार्यकाल। कार्यकाल तो इनका कार्यकाल हम देखें कार्यकाल देखें तो जब तक इनकी आयु 65 वर्ष तक नहीं हो जाती, यानी ये कब पद धारण करने के बाद से 65 वर्ष आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। कब तक रहते हैं? पद धारण यानी 65 वर्ष आयु तक न्यायाधीश पद पर रहते हैं। तो पहली बात आप देखेंगे इनका 65 वर्ष आयु तक पद धारण करते हैं। कितने साल तक? 65 वर्ष की आयु होते ही ये रिटायर्ड हो जाते हैं। 65 वर्ष की आयु तक भारत के न्यायाधीश अपने कार्य को संभालते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि ये त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? कार्यकाल में आएगा त्याग पत्र, मतलब जब इनको असमर्थ हो जाते हैं, काम नहीं करना है या कुछ भी ऑल ओवर ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो ये इसका त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हैं। तो अगली बात आती है त्याग पत्र। ये किसको त्याग पत्र देते हैं? तो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगर इनको पद से हटाना है, त्याग पत्र दे दिया, ये नियुक्ति हो गई। उसके बाद त्याग पत्र दे दिया, अगर इनको इनके पद से हटाना है तो हटाने की प्रोसेस क्या होगी? तो आप देखते हैं कार्यकाल हो गया, त्याग पत्र हो गया, उसके बाद आता है पद से हटाना। पद से हटाना तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा कौन सकता है? तो आप देखेंगे कि अगर कोई न्यायाधीश साबित कदाचार या असमर्थ हो जाता है कार्य करने में, तो भारतीय की संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा उसी सत्र में राष्ट्रपति अगर आदेश दे दे तो न्यायाधीश अपने पद से मुक्त हो जाता है। वापस सुने कि भारत के न्यायाधीशों को पद से मुक्त करने या पद से हटाने का कार्य की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास ये शक्ति होती है। संसद एक महाभियोग प्रक्रिया जैसे प्रक्रिया लाती है, जिसमें संसद के दोनों ही सदनों को अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देती है एक सत्र के अंदर और राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लेता है, तो न्यायाधीश अपने पद से जाता रहेगा, अपने पद को त्याग देगा। तो आप देखते हैं इसका कारण क्या होता है, किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो आधार देखते हैं पहले। आधार है साबित कदाचार एवं असमर्थता। साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है भारत के न्यायाधीश को। अब कौन हटाता है, इसकी प्रक्रिया देखते हैं, हटाने की पूरी प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो वह राष्ट्रपति सहमति दे तो क्या हो जाएगा, न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा, न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा। ये प्रोसेस पूरी आपको ध्यान रखनी। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने योग्य है। वो 2-3 बातें कौन सी है? पहली बात तो आप समझे, पहली बात तो कौन सी है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार क्या है? कदाचार और असमर्थता। कदाचार का मतलब है कोई गलत काम करना, जैसे कोई फ्रॉड कर लिया, किसी का पैसा गबन कर दिया, या कोई ऐसा गलत इलीगल काम कर लिया। दूसरा है काम करने की असमर्थता। ये 2 आधार याद रखने। दूसरी बात, ये प्रक्रिया कहां पर शुरू की जाती है? संसद के दोनों सदनों में। तीसरी बात, किसकी सहमति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की सहमति से ये न्यायाधीश पद से मुक्त हो जाता है। और ये एक ही सत्र में, अगर संसद के बजट सत्र में प्रक्रिया आई है तो बजट सत्र खत्म होने से पहले पास होना चाहिए। मानसून सत्र में आया है तो मानसून सत्र में, और शीतकालीन सत्र में प्रक्रिया शुरू हुई है उसी सत्र के अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस होनी आवश्यक है, अन्यथा ये बिल गिर जाता है। अब बात आती है इनकी योग्यता। कार्यकाल हो गया। कार्यकाल के बाद अब हम न्यायाधीशों की क्या देखेंगे? कार्यकाल के बाद हम देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। अब इनके योग्यता का उल्लेख हम देखते हैं कि इनके कौन कौन सी योग्यता, 3 योग्यता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली योग्यता क्या होती है? न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता। अब योग्यता कौन कौन सी? 3 योग्यताएं आपको ध्यान रखनी। पहली योग्यता क्या होती है कि इसे किसी भी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश होना आवश्यक है। पहला क्या? या तो किसी एक उच्च न्यायालय या फिर 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष तक इसको न्यायाधीश रहना आवश्यक है। पहली शर्त। क्या शर्त है? वापस सुने कि किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना। दूसरी शर्त सुने, किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहना आवश्यक है। यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आपको 10 वर्ष तक तो वकालत करनी है। 10 वर्ष वकालत करने के बाद, वो भी कहां पर? उच्च न्यायालय में। ऐसा नहीं आप जिलों के न्यायालय में कर रहे, नहीं, उच्च न्यायालय में अगर आपने 10 वर्ष वकालत किए और लगातार 10 वर्ष वकालत करने के बाद लगातार आप उसके बाद 5 साल तक अगर जज बनते हो उच्च न्यायालय के, तो आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के काबिल बन जाते हो। और उसके बाद आता है, अगर न्यायाधीश राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता है तो उसको भारत का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का। तो 3 बातें ध्यान रखें। पहली कौन सी है? नंबर फर्स्ट, किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार
कम से कम, लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। पहली शर्त ये भी होना है। इससे पहले आपको क्या रहना है? उसके बाद आएगा किसी उच्च न्यायालय का, किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। ये है दूसरी शर्त। तीसरी है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो तीसरी शर्त आप जाने, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी। ये तो है आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको बनने के लिए क्या क्या आपको योग्यताएं अर्जित करनी, ये मैंने आपके सामने उनकी योग्यताएं अर्जित की। अब बात आती है न्यायाधीशों की शपथ। ठीक, नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी न्यायाधीशों की शपथ। न्यायाधीशों की शपथ। तो बताइए विद्यार्थियों, कौन से अनुच्छेदों के अंदर न्यायाधीश शपथ का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(6) में कहा गया है कि भारत का जो न्यायाधीश होता है, जो न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है, वह संविधान की तीसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? जितने भी पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जितने भी भारत के सरकारी पदाधिकारी है, मुख्य पदाधिकारी, उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। भूल से भी भूले ना। तो तीसरी अनुसूची में वर्णित शपथ के आधार पर राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीश द्वारा शपथ ली जाती है। तो इसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 124(6) में। आप देखें, इसको शपथ दिलाता कौन है? एक तो आएगा तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार। दिलाता कौन है ये ध्यान रखें, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। ये पूरी आपको शपथ देखना है। ठीक है, तो भारत के न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा तीसरी अनुसूची में वर्णित जो पूरा प्रारूप होता है उसके आधार पर शपथ दिलाई जाती है। अब हम देखेंगे कि न्यायाधीशों का वेतन कितना मिलता है। नेक्स्ट अपने हेडिंग रहेगी न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों का
न्यायाधीशों का वेतन। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करती है। दूसरी बात, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है। तीसरी बात, वर्तमान में कितना वेतन मिलता है। तो भारत के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो समय समय पर संसद के द्वारा अवधारित किया जाता है, उसी के अनुसार वेतन और भत्ता मिलता है। संविधान की दूसरी अनुसूची में इनके वेतन भत्तों का वर्णन मिलता है और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 मासिक वेतन दिया जाता है। तीन बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता सिवाय वित्तीय आपातकाल के। ठीक, ये बातें। और उसके बाद ये शासकीय आवास के हकदार होते हैं, इनको अलग से भत्ते भी दिए जाते, वो भी साथ में इंक्लूडेड होते हैं। तो हम वेतन भत्तों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। पहली बात, संसद द्वारा समय समय पर अवधारित। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आती है कहाँ वर्णित है, तो दूसरी अनुसूची के अनुसार, दूसरी अनुसूची के आधार पर। तीसरी बात कौन सी आती है, कार्यकाल के दौरान परिवर्तन नहीं, कार्यकाल के दौरान परिवर्तन नहीं हो सकता। वर्तमान में कितना वेतन दिया जाता है इनको, वर्तमान। पहले बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है 2,80,000, मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, 2.80 लाख। उसके बाद अन्य न्यायाधीश, इनके वेतन भत्ते होते हैं 2,50,000। ये हो गया हमारे भारत के जो न्यायाधीश है भारत के अंदर, उनके वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिए। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसका स्थान और जो अभिलेख न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है, हम उसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। आप इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम